नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी टॉपर में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को पढ़ेंगे जो है जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत। जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक अधिगम विकास का सिद्धांत है। ये सिद्धांत जो इनका है, ये आपके जीन पियाजे का जो सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसके विकल्प के रूप में जाना जाता है। जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है बहुत ही विस्तृत है। ऐसी कोई भी तथ्य, ऐसा कोई भी बात जो है वो ऐसा नहीं है कि उनके सिद्धांत में छूट गई हो, लेकिन फिर भी जैसे कहा जाता है ना कि जीन पियाजे के बाद जो संज्ञान क्षेत्र पर काम किया है और जिसका महत्वपूर्ण नाम आता है, तो वो आता है आपका जेरोम ब्रूनर का आता है, जिन्होंने पियाजे के जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है उसको आगे बढ़ाया है ना। ये नहीं कि उसमें कमियां निकाली, बल्कि उसे क्या किया है, आगे बढ़ाने का कार्य किया। जैसे जो बिने साइमन ने बुद्धि परीक्षण शुरू किया था, तो आगे जब आपके टर्मन महोदय थे तो उन्होंने उसमें संशोधन किया था। उसी तरीके से, या संशोधन क्या किया, अमेरिकी रूप जो है, अमेरिकी प्रारूप प्रस्तुत किया था। बिने साइमन ने जो दिया था वो आपका फ्रांस का प्रारूप था। इन्होंने अमेरिका में उसका जो है अमेरिका में इसका वर्णन किया था, अमेरिकी भाषा में वर्णन किया था। इसी प्रकार संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, जो फेमस है, वो सिद्धांत आपका जीन पियाजे महोदय का है। इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाने का जो कार्य किया है वो किया है जेरोम ब्रूनर ने किया है। इनका जो सिद्धांत है वो भी संज्ञानात्मक विचारधारा का विस्तृत वर्णन करता है। डिफरेंस ये है, इसलिए कहा जाता है कि इनका जो सिद्धांत है वो पियाजे के सिद्धांत के विकल्प के रूप में जाना जाता है। अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का विकल्प सिद्धांत कौन सा है या किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, तो वो दिया है जेरोम ब्रूनर ने दिया है। ठीक है, तो आज देखते हैं कि इनका सिद्धांत क्यों खास है, क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि इतने महान मनोवैज्ञानिक जो है जीन पियाजे, उनके साथ इनका सिद्धांत जुड़ा हुआ है, विकल्प के रूप में जाना जा रहा है। तो क्या क्या खास है, इन्होंने क्या इस सिद्धांत में चेंज किया है, वो देखते हैं हम लोग। तो आइए अपने तथ्य पर चलते हैं। इनका जो सिद्धांत है उसको हम लोग संज्ञानात्मक अधिगम विकास के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये सिद्धांत इन्होंने 1964 में दिया था। कब दिया था? तो 1964 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। ये अमेरिका के निवासी थे, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन, कई बार क्या होता है कि प्रश्न जो होता है परीक्षा में वो बिल्कुल ऊपर से ही आ जाता है, तो पूछ लिया जाता है कि कहाँ के निवासी हैं, तो ये कहाँ के हैं? अमेरिका के निवासी हैं। और ये संज्ञानवाद के निर्मितवादी विचारधारा के मनोवैज्ञानिक थे। संज्ञानवाद का उच्चतम जो लेवल था, जिसको निर्मितवाद कहा जाता था, तो निर्मितवादी विचारधारा के थे। तो निर्मितवादी विचारधारा में 3 लोगों का नाम आता है। एक आपका आता है लियो वाइगोत्स्की का, एक आपका आता है जीन पियाजे महोदय का, इनका नाम आता है जेरोम ब्रूनर का, इनके साथ में जॉन डीवी का भी नाम आता है। ठीक है, तो ये निर्मितवादी विचारधारा के, संज्ञानवाद की ही शाखा है निर्मितवाद, संज्ञानवाद का उच्चतम लेवल है निर्मितवाद, उस विचारधारा के ये थे। तो कहा जाए तो ये एक संज्ञानवादी थे। संज्ञानवाद की ही एक शाखा जो है, जिसको हम लोग निर्मितवाद कहते हैं, या संज्ञानवाद की उच्चतम जो लेवल है उसको निर्मितवाद कहते हैं, और ये निर्मितवादी विचारधारा के थे। आगे देखते हैं। इन्होंने त्रिज्य निर्मितवाद की अवधारणा दी। किसकी दी? त्रिज्य निर्मितवाद की अवधारणा दी। आपने जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत पहले पढ़ा होगा। इसमें जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, उसमें कुछ हमारे नए स्टूडेंट भी हैं, बीएड और डीएलएड के, कुछ हमारे पुराने साथी भी हैं जो कई सालों से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कई बार टेट सीटेट का एग्ज़ाम भी दिया होगा, कई बार आप लोगों ने जेरोम ब्रूनर को पढ़ा होगा। लेकिन आज हम अपने सिद्धांत में ऐसे तथ्य ढूंढ के लाए हैं जो अगर आप ये सिद्धांत देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मतलब मैडम ने मेहनत की है सिद्धांत पर, तो कुछ भी इनसे छूटेगा नहीं। आज ये समझ में आएगा कि जो ये जेरोम ब्रूनर साहब थे वो कितने महान वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो इन्होंने त्रिज्य निर्मितवाद की अवधारणा दी। अब देखिए कि त्रिज्य निर्मितवाद था क्या। त्रिज्य निर्मितवाद क्या था? तो बताया इन्होंने कि ज्ञान के निर्माण में वातावरण की अंतःक्रिया को स्वीकार करता है कौन? त्रिज्य निर्मितवाद। जैसे जीन पियाजे महोदय क्या कहते हैं कि एक बच्चा जो है वो अपने वातावरण में या समाज में रह कर के अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। वातावरणीय कारक या समाज
उसकी कोई मदद नहीं करता है, बल्कि बच्चा जो है वो स्वयं उन्होंने परिपक्वता को महत्व दिया था। उन्होंने क्या कहा था कि बच्चा स्वयं परिपक्व है अपने ज्ञान का निर्माण करने के लिए। वातावरण तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, एक वस्तु है वातावरण, जिसमें रह करके वो अपने ज्ञान का निर्माण करता है। इन्होंने क्या कहा है कि बच्चा जो अपने ज्ञान का निर्माण करता है वो वातावरण की अंतः क्रिया के साथ करता है। जैसे वातावरण के साथ मिक्स मैच, यानी बालक के संज्ञान निर्माण में वातावरण की या समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है। जो लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चा अपने ज्ञान, वो भी संज्ञानवादी थे और निर्मितवादी विचारधारा के थे। उन्होंने क्या कहा था कि बालक के विकास में, बालक के संज्ञान निर्माण में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जीन पियाजे ने इस चीज़ को नकार दिया था। उन्होंने कहा था कि बालक अपनी परिपक्वता के अनुसार सीखता है, समाज में रहकर वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, समाज उसकी कोई मदद नहीं करता है, बल्कि सामाजिक विचारधाराओं को देखकर, समाज के लोगों को देखकर बच्चा स्वयं अनुकरण द्वारा सीखता है ना। इन्होंने बच्चे को ही नन्हा वैज्ञानिक कहा था, किसने? पियाजे साहब ने। यहाँ पे ब्रूनर ने थोड़ा सा चेंजमेंट किया है। उन्होंने क्या कहा कि बच्चे के संज्ञान निर्माण में वातावरण की अंतःक्रिया को इन्होंने स्वीकार किया है कि बच्चा का संज्ञान निर्माण में समाज जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दोनों की अंतःक्रिया से ही संज्ञान का निर्माण होता है। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आया। और किसमें इस चीज़ की अवधारणा दी है? तो त्रिज्य निर्मितवाद में दी है। इसीलिए त्रिज्य निर्मितवाद की जो अवधारणा है वो किसकी है? आपके जेरोम ब्रूनर की है। परीक्षा में सीधा प्रश्न पूछ लेता है कि त्रिज्य निर्मितवाद किसके द्वारा दिया गया है, या ये अवधारणा किसकी है? तो जेरोम ब्रूनर की है, याद रखना है। ठीक है, अगला है कि इनका ये सिद्धांत पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के विकल्प के रूप में जाना जाता है। इनका ये सिद्धांत, जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक अधिगम विकास का सिद्धांत, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के विकल्प के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला तथ्य, एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें संरचनात्मक अधिगम का जन्मदाता कहा जाता है। किसको? जेरोम ब्रूनर को संरचनात्मक अधिगम का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, अगला है स्कैफोल्डिंग। बहुत महत्वपूर्ण बात है। पता नहीं इससे पहले आपको पता थी या नहीं थी, लेकिन मैं बता रही हूँ। स्कैफोल्डिंग की अवधारणा जो कि लेव वाइगोत्स्की ने अपना, जो उनका जेडपीडी की अवधारणा दी थी, निकटस्थ विकास का जो सिद्धांत दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि निकटस्थ विकास जो होता है, बच्चा जो अपने समाज में रह कर के सीखता है, उसमें स्कैफोल्डिंग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्कैफोल्डिंग का मतलब ही होता है कि बच्चा जहाँ पे समस्या में हो उसको थोड़ा सा अस्थायी सहायता दे देना है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है बाउंड्री के बाहर या कहीं नीचे या ऊपर मान लीजिए अलमारी से कोई सामान उतार रहा है और वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है, तो उसको आप इशारे से या किसी तरीके से कह दो कि स्टूल रख लो तो पहुँच जाते। तो ज़रा सा आपने इसमें क्या है, आप उठा के ना दीजिए, उसको खड़ा मत करिए, सिर्फ एक बार उसको इंडिकेट आपने कर दिया, अस्थायी सहायता दे दी, उसके दिमाग में संप्रत्यय बन गया और उसने वो स्टूल उठा के वहाँ तक वो पहुँच गया। ठीक है, तो स्कैफोल्डिंग वही होती है, अस्थायी सहायता। तो स्कैफोल्डिंग शब्द की जो अवधारणा है वो किसने दी थी? जेरोम ब्रूनर ने दी थी। स्कैफोल्डिंग शब्द जेरोम ब्रूनर का है, लेकिन इसका प्रयोग जो है वो वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में भरपूर तरीके से किया है। इसीलिए जब कहीं पूछा जाता है कि स्कैफोल्डिंग अपने सिद्धांत में किसने लागू की, तो वाइगोत्स्की का शब्द आ जाता है। जबकि अवधारणा किसने दी है? जेरोम ब्रूनर ने दी है। जैसे पुनर्वलन जो शब्द था, पुनर्वलन का जो अवधारणा थी वो C.H. हल ने दी थी, और जबकि अपने सिद्धांत में सर्वाधिक प्रयोग किसने किया था? तो स्किनर ने किया था, है ना। तो इसी तरीके से स्कैफोल्डिंग की अवधारणा जेरोम ब्रूनर ने दी थी, लेकिन प्रयोग किसने किया था? वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में किया था। ठीक है, ये चीज़ देखिए। अगला है संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट लर्निंग, है ना। संप्रत्यय में, कॉन्सेप्ट लर्निंग में आगमन चिंतन पर बल किसने दिया था? तो जेरोम ब्रूनर साहब ने दिया था। इन्होंने क्या कहा कि बच्चा जो जब भी कोई चीज़ वो देखता है, कोई घटना देखता है, कोई वस्तु देखता है, या कुछ भी अधिगम करता है, कुछ भी सीखता है, तो सबसे पहले उसे उस वस्तु का या विषय वस्तु का या पाठ वस्तु का पूरा कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। अब ये कॉन्सेप्ट वो समझेगा कैसे? तो कॉन्सेप्ट लर्निंग में आगमन चिंतन क्या होता है? मतलब विभिन्न उदाहरणों के द्वारा बच्चे को आप कॉन्सेप्ट तक लेकर के जाइए।
है ना। विभिन्न उदाहरण दीजिए ताकि वो चिंतन करके मनन करके कॉन्सेप्ट तक पहुंच पाए। तो कॉन्सेप्ट लर्निंग में या संप्रत्यय अधिगम में आगमन चिंतन पर किसने बल दिया? तो जेरोम ब्रूनर ने दिया। ठीक है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये। अगला है, इन्होंने सर्पिलाकार पाठ्यक्रम की अवधारणा दी। देखिए एक एक पॉइंट चुना हुआ है एकदम से। इन्होंने सर्पिलाकार पाठ्यक्रम, सर्पिलाकार पाठ्यक्रम क्या होता है? सर्पिलाकार मतलब टेढ़ा मेढ़ा होता है। सर्पिलाकार पाठ्यक्रम की अवधारणा दी। सर्पिलाकार पाठ्यक्रम क्या होता है इसमें देख लीजिए, मैं बता रही हूँ कि पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना ये होता है सर्पिलाकार पाठ्यक्रम। यानी बच्चे के लिए जब पाठ्यक्रम बनाया जाए तो ये ध्यान रखा जाए कि उसका पूर्व ज्ञान कितना है और तब उसके हिसाब से नवीन ज्ञान को जोड़ा जाए। यानी जैसे पाठ्यक्रम बना रहे, मान लीजिए मैथ का पाठ्यक्रम बन रहा है, तो मैथ के पाठ्यक्रम में पिछली कक्षा में उसने कितना पढ़ा था उसी से धीरे धीरे इंक्रीज करना। मान लो उसने 2 अंकों का जोड़ पढ़ा था, तो पहले आपको जब नवीन पाठ्यक्रम उसको अगले 3rd क्लास का देना है, तो अगर पिछली क्लास में उसने 2 अंकों का पढ़ा था तो पहले 2-3 सवाल आपको 2 अंकों के देने हैं, उसके बाद आगे 3 और 4 और 5 अंक बढ़ाने हैं। यही होता है सर्पिलाकार पाठ्यक्रम, यानी पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। ठीक है, अगला है डिस्कवरी लर्निंग। शिक्षण में या अधिगम में डिस्कवरी लर्निंग तथा संबद्धता शिक्षण बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं ये सारे। डिस्कवरी लर्निंग यानी अन्वेषण अधिगम इसको बोलते हैं, या हम कहें खोज अधिगम। अन्वेषण माने क्या होता है? खोज अधिगम। तो शिक्षण में अन्वेषण अधिगम या खोज अधिगम तथा संबद्धता शिक्षण का प्रयोग किसने किया था? तो जेरोम ब्रूनर ने बताया। इन्होंने क्या बताया? देखिए कि बच्चा जो है उसे आप खोज के अवसर दीजिए, यानी उनके अंदर ऑलरेडी अन्वेषण प्रवृत्ति होती है, खोज प्रवृत्ति होती है। इसीलिए तो आपके जो पियाजे महोदय थे उन्होंने क्या कहा था? बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक कहा था, क्योंकि उन्होंने भी यही कहा था कि बच्चे के अंदर अन्वेषण प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, वही इन्होंने भी कहा है कि शिक्षण में अन्वेषण अधिगम को महत्व देना चाहिए, यानी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्रियाशील बनाइए ताकि वो स्वयं ज्ञान खोज करके अपने संज्ञान का निर्माण करें। ठीक है, दूसरा संबद्धता मतलब क्या होता है? एक विषय से दूसरे विषय को कनेक्ट करके पढ़ाना। जैसे हिंदी की व्याकरण को संस्कृत की व्याकरण से कनेक्ट करके पढ़ाना, ये क्या होता है? संबद्धता होती है। मैथ को फिजिक्स से जोड़ करके पढ़ाना। ठीक, तो ये क्या होती है? संबद्धता होती है। तो संबद्धता शिक्षण शब्द जो है या अन्वेषण अधिगम है, इस चीज़ का शिक्षा में प्रयोग करना, ये या शिक्षा में इसका सर्वाधिक प्रयोग कैसे किया जाए, इस चीज़ पे जो लोगों का ध्यान आकर्षित किया था वो किसने किया था? जेरोम ब्रूनर ने किया था। बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, एक नज़र में और देख लेते हैं कि ये अमेरिका के निवासी थे तथा कौन थे ये? संज्ञानवादी विचारधारा के थे। संज्ञानवाद में भी जो संज्ञानवाद का उच्चतम लेवल था जिसको निर्मितवाद कहा जाता था, ये उस विचारधारा के थे। निर्मितवाद में 3 लोगों का नाम मुख्यतः आता है। एक आपका आता है लेव वाइगोत्स्की का, एक आता है आपका जीन पियाजे का, और एक आता है जेरोम ब्रूनर का। ठीक है, इन्होंने त्रिज्य निर्मितवाद की अवधारणा दी थी। त्रिज्य निर्मितवाद क्या था? त्रिज्य निर्मितवाद का मतलब था कि ज्ञान के निर्माण में या बच्चे के संज्ञान के निर्माण में वातावरण की अंतःक्रिया को स्वीकार करना त्रिज्य निर्मितवाद था। ठीक है, इनका सिद्धांत जो है पियाजे के सिद्धांत के विकल्प के रूप में जाना जाता है। इन्हें संरचनात्मक अधिगम का जन्मदाता कहा जाता है। स्कैफोल्डिंग की अवधारणा सर्वप्रथम जेरोम ब्रूनर ने दी थी। संप्रत्यय कॉन्सेप्ट लर्निंग में आगमन चिंतन पर इन्होंने बल दिया है। इन्होंने सर्पिलाकार पाठ्यक्रम की भी अवधारणा दी है। सर्पिलाकार पाठ्यक्रम का मतलब होता है कि पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ करके पढ़ाना। ठीक है, डिस्कवरी लर्निंग, अन्वेषण अधिगम तथा संबद्धता अधिगम पर इन्होंने जोर दिया है। ठीक है, कि विषयों को कनेक्ट करके सिखाया जाए और बच्चों को खोज करने के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर उपलब्ध कराए जाएं। ठीक, आगे देखते हैं इनके विषय में। देखिए, इन्होंने विकास को एक सतत प्रक्रिया माना है। क्या माना है? इन्होंने विकास को एक
सतत प्रक्रिया माना है कि जो विकास है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक कंटिन्यू चलता रहता है, जबकि जीन पियाजे महोदय जो थे उन्होंने विकास को एक असतत प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है, ये याद रखना है कि विकास को सतत प्रक्रिया के रूप में आपके जेरोम ब्रूनर महोदय ने स्वीकार किया है और असतत प्रक्रिया के रूप में जीन पियाजे महोदय ने स्वीकार किया है। अगला है बालक के विकास की किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है। इसको हम कथन के रूप में भी ले सकते हैं, क्योंकि ब्रूनर साहब के कथन बहुत पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो इन्होंने क्या कहा कि बालक के विकास की किसी भी अवस्था में, चाहे वो शैशवावस्था हो, चाहे बाल्यावस्था हो, चाहे किशोरावस्था हो, चाहे आपकी युवावस्था हो, प्रौढ़ावस्था हो, वृद्धावस्था हो, कोई भी, यहाँ पर बालक की बात हो रही है तो जब भी बालक का विकास पूछा जाएगा तो 3 ही अवस्थाएं आती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अगर मनुष्य का विकास पूछा जाएगा तो समस्त अवस्थाएं यानी वृद्धावस्था तक आ जाएगी। ये आप याद रखना। जब भी बालक के विकास की बात की जाएगी तो 3 अवस्थाएं ये आती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो इन्होंने यही कहा कि बालक के विकास की किसी भी अवस्था में, चाहे वो शैशवावस्था हो, चाहे बाल्यावस्था हो, चाहे किशोरावस्था हो, किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। सिखाया का मतलब जानते हो कि समाज का कोई कारक बालक को कुछ भी सिखा सकता है ना। जबकि इसी कथन में थोड़ा सा चेंजमेंट अगर करेंगे तो पियाजे महोदय आ जाएंगे। पियाजे महोदय ने क्या कहा कि बालक विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सीख सकता है। सीख सकता का मतलब पता है कि वो स्वयं सीख सकता है, और ये क्या कह रहे हैं, सिखाया जा सकता है, यानी समाज सिखा सकता है। तो सीधी सी बात है कि इन्होंने बालक के विकास में या बालक के संज्ञान के निर्माण में समाज की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है, जबकि पियाजे महोदय ने नहीं माना। उन्होंने कहा बालक समाज में रहकर अपने संज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, और ये कहते हैं समाज करवाता है। ठीक है, ये कथन ध्यान से देखिएगा आप कि बालक विकास की किसी अवस्था में कुछ भी उसको सिखाया जा सकता है, और पियाजे कहते हैं कि बालक कुछ भी सीख सकता है। ये ध्यान रखना है। अगला है, इन्होंने बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा को महत्वपूर्ण माना है। ये डिफरेंस है। अभी आगे अगर चांस होगा हमारे पास तो हम इनका कंपैरिजन बढ़ा देंगे, बड़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। इन्होंने क्या कहा कि बालक के संज्ञान के विकास में भाषा महत्वपूर्ण होती है, भाषा के स्थान को इन्होंने माना है, जबकि जीन पियाजे महोदय ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास में बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं माना है। भाषा को कहा कि भाषा अगर नहीं भी है तो भी बच्चे का संज्ञान का निर्माण होता है। क्यों? उन्होंने कहा जैसे जिन लोगों को बोलना नहीं आता है, मूक बधिर टाइप के होते हैं, क्या उनके संज्ञान का निर्माण नहीं होता है? इसीलिए उन्होंने कहा था कि बालक के संज्ञान के निर्माण में भाषा महत्वपूर्ण नहीं है। किसने कहा था? पियाजे महोदय ने। जबकि ब्रूनर साहब ने क्या कहा है कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनकी 2 पुस्तकें हैं। एक इनकी पुस्तक का नाम है ए स्टडी ऑफ थिंकिंग, काफ़ी फेमस है। पहली पुस्तक है ए स्टडी ऑफ थिंकिंग और दूसरी पुस्तक है प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। प्रोसेस ऑफ एजुकेशन दूसरी पुस्तक है। ठीक है, ये 2 पुस्तकें हैं। उसके बाद देखिए इनके सिद्धांत को किन नामों से जाना जाता है। कई नाम इनके सिद्धांत के हैं, किसी भी नाम से आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है। जैसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, बौद्धिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जेरोम ब्रूनर ने। ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जेरोम ब्रूनर। संरचनात्मक विकास का सिद्धांत, जेरोम ब्रूनर। अन्वेषण का सिद्धांत, इन्होंने कहा ना बच्चों को अन्वेषण के द्वारा सिखाइए, खोज के द्वारा सिखाइए, है ना। तो अन्वेषण का सिद्धांत भी कहा जाता है इनके इस सिद्धांत को। निर्मितवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है ब्रूनर के संज्ञानात्मक अधिगम विकास के सिद्धांत को। इसी की ये सारे नाम हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, बौद्धिक विकास का सिद्धांत, ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संरचनात्मक विकास का सिद्धांत, अन्वेषण का सिद्धांत और निर्मितवाद का सिद्धांत। ये इनके सिद्धांत के प्रमुख नाम हैं। सिद्धांत का यही एक नाम है, बाकी इन नामों से और भी जाना जाता। ये लोग नाम देते हैं। ठीक है, ये इनके प्रमुख नाम है, ये नोट कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं, इन्होंने अपने सिद्धांत में 3 अवस्थाएं बताई हैं। संज्ञानात्मक या संज्ञान निर्माण की 3 अवस्थाएं बताई हैं, और जबकि पियाजे साहब ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4 अवस्थाएं। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं संज्ञानात्मक विकास की, और इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई हैं। ये याद रखना है। देखिए, इन्होंने जेरोम ब्रूनर साहब ने सबसे पहले जो अपना प्रयोग किया था वो प्राणों पर किया था, है ना।
उसके बाद इन्होंने वयस्कों पर अपना प्रयोग किया और उसके बाद इन्होंने बच्चों पर अपना प्रयोग किया। तो अगर प्रश्न आ जाए कि इनका जो प्रयोग था वो किस पर हुआ था, तो सबसे पहले प्रौढ़ों पर हुआ था, उसके बाद वयस्कों पर हुआ था, उसके बाद बच्चों पर हुआ था। तीनों स्टेज में इन्होंने अपना प्रयोग किया था। अब इन्होंने अपने सिद्धांत में संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 3 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी बताई हैं? तो पहली अवस्था है क्रियात्मक अवस्था। कौन सी है? क्रियात्मक अवस्था है, जिसको हम लोग बोलते हैं इनएक्टिव स्टेज। क्या बोलते हैं? इनएक्टिव स्टेज। क्रियात्मक अवस्था को और नामों से जाना जाता है, जैसे विधि निर्माण की अवस्था या गामक अवस्था या सक्रिय अवस्था। लेकिन मेन क्या है? क्रियात्मक अवस्था ही मेन है, जिसको बोलते हैं इनएक्टिव स्टेज, जिसका कार्यकाल क्या रखा है? जन्म से 2 वर्ष रखा है। कितना रखा है? जन्म से 2 वर्ष रखा है। दूसरी स्टेज है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, जिसको हम लोग छायात्मक अवस्था भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसका एक ही नाम है। क्या कहते हैं? आइकॉनिक स्टेज कहते हैं। क्या बोलते हैं? आइकॉनिक स्टेज बोलते हैं, जिसका कार्यकाल कितना रखा है? 2 से 7 वर्ष रखा है। कितना रखा है? 2 से 7 वर्ष रखा है। तीसरी स्टेज जो है वो है संकेत अवस्था, या इसको हम कहें चिन्ह अवस्था, या कहें प्रतीकात्मक अवस्था कह सकते हैं। ठीक है, और इसका जो कार्यकाल रखा है वो कितना रखा है? 7 से 16 वर्ष रखा है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिंबॉलिक स्टेज। ठीक है, जिसको सिंबल से जाना जाता है। जैसे किसी संकेत या चिन्ह की रूप में जब हम किसी चीज़ का अध्ययन कर लेते हैं तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? संकेत अवस्था या चिन्ह अवस्था कहें या प्रतीकात्मक अवस्था कहें। जैसे बच्चे के सामने पूरी पृथ्वी तो नहीं लाई जा सकती है ना। अगर हमें पृथ्वी का अध्ययन करना है तो पूरी पृथ्वी नहीं लाई जा सकती। अगर हमें पहाड़ का अध्ययन करना है तो पहाड़ नहीं लाया जा सकता। नदी का अध्ययन करना तो नदी नहीं लाई जा सकती। उसका जो प्रारूप लाया जा सकता है, जैसे मॉडल अगर बच्चे के सामने मॉडल के माध्यम से पढ़ाया जाता है तो वो क्या आ जाता है? प्रतीकात्मक अवस्था होती है। ठीक है, जहाँ बच्चे चिन्हों के द्वारा सीखना शुरू कर देते हैं। जैसे बच्चे अगर कोई प्रमेय हल करते हैं, क्योंकि एज भी 7 से 16 वर्ष हो गई है, कोई प्रमेय हल करते हैं तो क्या होता है? सूत्र जो होता है, सूत्र के माध्यम से पूरे सवाल को वो सॉल्व कर लेते हैं, है ना, पूरा थ्योरी लगा देते हैं। इसी को हम लोग संकेत या चिन्ह या प्रतीकात्मक अवस्था कहते हैं। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 3 स्टेज बताई हैं, और पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, इनकी पहली अवस्था संवेदी गामक अवस्था, जिसका समय था जन्म से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, या प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है इसको, इसका कार्यकाल 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका कार्यकाल 7 से 11 वर्ष लगाया था। औपचारिक संक्रियावस्था, जिसका कार्यकाल इन्होंने 11 से 16 वर्ष लगाया था। अब देखो परीक्षा में कैसे पूछ देते हैं, सीटेट में बहुत पूछते हैं कि ब्रूनर की कौन सी अवस्था पियाजे की कौन सी अवस्था से मैच करती हुई है। ठीक है, अब हम लोग मैच कराएंगे। तो पहली जो इनकी क्रियात्मक अवस्था है, इनएक्टिव स्टेज जो है, जिसका कार्यकाल जन्म से 2 वर्ष है, तो इनकी भी संवेदी गामक अवस्था की जो स्टेज है वो जन्म से 2 वर्ष है, तो ये दोनों तो मैच हो गई। ठीक है, आपस में। दूसरी स्टेज जो इनकी है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, जिसका कार्यकाल 2 से 7 वर्ष है, तो इनकी ये प्राक संक्रियावस्था, ठीक है, या पूर्व संक्रियावस्था, इसका भी कार्यकाल 2 से 7 वर्ष है, तो ये इससे पहली से मैच हो गई, दूसरी से मैच हो गई। अब समस्या आती तीसरी, तो इनका इनकी जो है नहीं, हाँ, दूसरी से मैच हुई, ये दूसरी से। ठीक है, अब पियाजे की ये दोनों अवस्थाएं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियावस्था, और इनकी ये जो तीसरी अवस्था है इससे मैच करती है। अगर प्रश्न आ जाए कि जेरोम ब्रूनर की तीसरी जो अवस्था है, जिसको संकेत या चिन्ह अवस्था कहते हैं, पियाजे की कौन सी अवस्था से मैच करती है, तो आपको बताना है दोनों अवस्थाओं से मैच करती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से और औपचारिक संक्रियावस्था से, दोनों से मैच करती हुई है। ठीक है, या पूछ ले पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ब्रूनर की किस अवस्था से मैच करती है, तो संकेत चिन्ह अवस्था से मैच करती है। ये याद रखना है। इनके अंग्रेजी में नाम जरूर याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी नहीं बदलती है, हिंदी में नाम कई सारे हो सकते हैं। आगे देख लेते हैं। देखो इनकी जो पहली स्टेज थी, ब्रूनर साहब ने जो अपनी पहली अवस्था बताई है, क्रियात्मक अवस्था जो बताई, जिसको हम लोग इनएक्टिव स्टेज कहते हैं, जिसका कार्यकाल जो है वो जन्म से 2 वर्ष है। इसको हम लोग गामक अवस्था भी कहते हैं। अभी हमने इसकी कई सारे नाम पढ़े थे, गामक अवस्था भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, बच्चे का जो विकास होता है वो मुख्यतः, मैंने पियाजे के सिद्धांत में भी बताया था कि इसमें बालक जो है वो अपनी ज्ञानेंद्रियों और कामेंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों
और कामेंद्रियों के द्वारा यानी ये जो अवस्था होती है वो ज्ञानेंद्रियों और कामेंद्रियों पर आधारित होती है। एक तरीके से कहें इसको गामक अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इनका जो कार्य होता है वो शारीरिक होता है, शारीरिक विकास होता है। शरीर से जुड़े जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारी क्रियाएं इनकी क्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती हैं। जैसे क्या, बच्चे का सबसे पहले क्या होता है, घिसटना, पलटना, बैठना, चलना, दौड़ना, कूदना, ये जितने विकार हैं ये कैसे हैं, शारीरिक हैं, है ना। कैसे होते हैं, उसकी कामेंद्रियों के द्वारा होते हैं और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होते हैं। तो ये मेन होता है कि प्रथम जो स्टेज है क्रियात्मक अवस्था जिसको बोलते हैं इनएक्टिव स्टेज होती है। इसमें क्या होता है कि मानसिक चिंतन नहीं होता है, मानसिक चिंतन बिल्कुल नहीं होता है, केवल शारीरिक क्रियाविधि होती है, केवल शारीरिक क्रियाएं होती हैं। जैसे घिसटना हुआ, पलटना हुआ, बैठना हुआ, चलना हुआ, दौड़ना हुआ, कूदना हुआ, ये सारी शारीरिक गतिविधियां होती हैं, मानसिक गतिविधियां नहीं होती। इस उम्र में बच्चे चिंतन नहीं कर सकते। अगर कहा जाए चिंतन करते हैं तो नहीं, ठीक है, ध्यान है नहीं, स्मृति है नहीं, ठीक है। तो ये जैसे बच्चे आपने कोई चीज़ दिखाई उसके बाद आप लेकर उसको चले गए तो क्या है, उसके अंदर अभी स्मृति लेवल नहीं है, स्मृति का निर्माण नहीं हुआ है, चिंतन का निर्माण नहीं हुआ है। एक तरीके से मानसिक क्रियाएं नहीं होती, केवल कैसी क्रियाएं होती हैं, शारीरिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है। दूसरी अवस्था प्रतिबिंबात्मक अवस्था होती है, या इसको हम लोग कहते हैं दृश्य प्रतिमा अवस्था या प्रतिमा निर्माण की अवस्था कहा जाता है। इसका जो इंग्लिश में बोलते हैं आइकॉनिक स्टेज बोलते हैं। कार्यकाल कितना होता है, 2 से 7 वर्ष होता है। अब इसकी विशेषताएं देख लो। मानचित्र निरूपण, अब इसमें ये है जैसे आपने दिखाया ये पेन है तो इसका चित्र उनके दिमाग में बन जाता है, ठीक। दूसरा संप्रत्यय निर्माण, आगे जैसे जैसे उनकी स्टेज बढ़ती है, जैसे जैसे आयु बढ़ती है, क्योंकि जो आयु रखी गई है वो 2 से 7 वर्ष रखी गई है, तो 2 से 7 वर्ष जैसे यहाँ प्रारंभिक में देखा जाए तो केवल मानचित्र निरूपण होगा। उसके बाद अगर देखा जाए 5 साल से ऊपर हम लोग बढ़ रहे हैं, 5, 6 या 7वें वर्ष में चल रहे हैं, तो क्या होगा, कॉन्सेप्ट भी बनने लगता है कि ये पेन है, पेन में और क्या क्या फीचर्स होते हैं, कौन कलर मिल सकते हैं, इस तरीके से कॉन्सेप्ट भी बनने लगता है। उसके बाद है भाषा। इस उम्र में भाषा का बहुत महत्व होता है, क्योंकि बच्चा जो है, ब्रूनर साहब ने पहले ही कहा है कि बच्चा अपने संज्ञान का निर्माण बिना भाषा की सहायता से नहीं कर सकता है। तो इस जो एज होती है इसमें भाषा का निर्माण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, भाषा का बहुत महत्व होता है। अगला, इसमें बच्चे जो होते हैं वो गति से, चमक पर या शोर सुन करके या ध्वनि सुन करके आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर आप उन्हें अपने नाम से बुलाते हैं तो वो पलट के आपकी तरफ देखते हैं, बल्कि पहली अवस्था में ऐसा नहीं हो पाता है। शोर सुनकर आकर्षित होते, जैसे बाहर उसने देखा, पहले सबसे पहले उसने देखा कि एक कुत्ते को देखा तो उसके दिमाग में एक मानचित्र बन गया, ठीक है। उसके बाद उसने बिल्ली को देखा, तो जैसे हमने एक बताया था अभी, एक बार एग्जाम्पल बताया था कि बच्चा अगर एक कुत्ते के बच्चे को देखता है, उसके बाद एक बकरी के बच्चे को देखता है, तो सेम सोचता कि ये तो एक ही सा है ना। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि वो उसमें संतुलन कर लेता है कि नहीं। और कैसे करता है, जब बकरी का बच्चा बोलेगा या कुत्ता जब भौंकेगा तो वो जान लेता कि नहीं ये अलग अलग हैं दोनों, है ना। तो एक संप्रत्यय बन जाता है उनका। दूसरी चीज़ है कि अब क्या है, जैसे बाहर जो कुत्ता बाहर भौंक रहा है तो बच्चे उनकी आवाज़ सुन कर के आकर्षित हो जाते हैं और उनके दिमाग में फीचर भी आ जाता है कि हाँ ये कुत्ता भौंक रहा है, या ये बकरी बोल रही है, या ये गाय बोल रही है, या बाहर आपने देखा होगा छोटे बच्चों को कि वे अपने घर के वाहनों की बहुत आवाज़ समझते हैं कि कौन आ रहा, पैरों की आवाज़ सेंसिटिव हो जाते हैं, पैरों की आवाज़ समझ लेते हैं कि कौन आ रहा है, बाबा आ रहे हैं, पापा आ रहे हैं, या कौन घर में नया आया या पुराना है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये द्वितीय अवस्था में, प्रतिबिंबात्मक अवस्था में हो जाती हैं, जिसको हम लोग दृश्य प्रतिमा अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। चमक के प्रति, गति के प्रति, शोर के प्रति, ध्वनि के प्रति वो एक्टिव हो जाता है। अगली जो तृतीय स्टेज है वो है सांकेतिक अवस्था, जिसको चिन्ह अवस्था या प्रतीकात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसमें बच्चे जो हैं वो सिंबल से समझने लगते हैं, उनके सामने मूर्त कोई वस्तु आए या ना आए फिर भी उनके अंदर चिंतन शुरू हो जाता है। इसलिए इसमें क्या है, बच्चे तार्किक चिंतन भी करने लगते हैं और अमूर्त चिंतन भी कर लेते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई वस्तु हमारे सामने हो तभी हम उसके विषय में सोच सकें, बिना
कोई हमारे सामने वस्तु नहीं है तो भी चिंतन कर सकते हैं इस स्टेज में। ठीक है, ये जो आपकी थर्ड स्टेज है इसमें, यहाँ आपकी द्वितीय उसमें चिंतन तो शुरू हो जाता है लेकिन तार्किक चिंतन नहीं होता है। मूर्त वस्तुओं को देखकर चिंतन हो सकता है और तृतीय स्टेज में अमूर्त वस्तुओं को देख करके चिंतन होता है। ये ब्रूनर की 3 अवस्थाएं हैं। अब देखो ब्रूनर के कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं जो बहुत परीक्षाओं में सीधे डायरेक्टली कथन रख दिए जाते हैं कि ये कथन के एक तो इतना फेमस है कि अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। देखो कौन सा है, ये कुछ कथन है जो सीधे ऐसे ही परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि ये कथन किसके हैं। जैसे बालक अपने ज्ञान के आधार पर संज्ञान का निर्माण करता है। बालक जो है वो अपने ज्ञान के आधार पर ही अपने संज्ञान का निर्माण करता है। ये कथन किसका है, तो जेरोम ब्रूनर का है। ठीक है, अगला, बालक ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। बालक जो है वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। कहाँ करता है, समाज में रहकर। ठीक है, तो बालक, या ऐसे पूछ सकते हैं बालक समाज में रहकर अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। ये कथन किसका है, तो ब्रूनर साहब का है। बालक अपने पूर्व अनुभवों से सीखता है, इसीलिए इन्होंने सर्पिलाकार पाठ्यक्रम दिया था, क्योंकि बच्चे जो थे उसमें इन्होंने क्या कहा था कि पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ जोड़ करके पढ़ाइए। वही इन्होंने ये कथन भी यहाँ दे दिया है कि बालक अपने पूर्व अनुभवों से सीखता है। नेक्स्ट है इनका कथन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा उतार दिया जाता है, इसको दिमाग में सेट करना है बिल्कुल, कि बालक नग्न बंदर नहीं है अपितु संस्कृति युक्त होता है। बंदर की और बालक की तुलना नहीं की जा सकती। जैसे पियाजे महोदय ने कहा कि समाज का या वातावरण का कोई रोल नहीं है बच्चे के उसमें संज्ञान निर्माण में, ये कहते हैं कि रोल है, क्योंकि वो एक संस्कृति में रहता है ना, एक समाज में रहता है, उस समाज का उसके ऊपर असर आता है। अगर समाज का असर ना आए तो फिर बच्चे में और बानर में कोई अंतर नहीं होगा। तो ये कथन इनका है कि बालक एक नग्न बंदर नहीं है अपितु संस्कृति युक्त होता है, क्योंकि वो समाज में रहता है और उसके अंदर सांस्कृतिक गुणों का निर्माण होता है। अगला कथन है, किसी भी अवस्था में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है। ठीक है, बहुत फेमस कथन है कि बालक को किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। ये किसका कथन है, तो ये जेरोम ब्रूनर का है। और बालक किसी भी अवस्था में कुछ भी सीख सकता है, ये पियाजे का कथन है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जेरोम ब्रूनर के विषय में जितने भी तथ्य हमने आपके सामने रखे हैं सब प्रमाणिक तथ्य हैं। ठीक है, काफ़ी मतलब अध्ययन के बाद ये तथ्य निकाले हैं हमने, तो जो भी मैंने जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें, थोड़ा सहयोग कर दें हमारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।